बोले बाबा केदारनाथ की जय। एक बार फिर से आपका अपने परिवार ईएडी ग्रुप के रमन सर क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, लाइव आते रहें और लाइव आते रहें। बाबा केदारनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सच्चे दिल से आत्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिले, सद्बुद्धि दे, स्वस्थ बनाए रखें। स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो सभी विद्यार्थी लाइव आते चलेंगे और लाइव आते चलेंगे। ठीक है जी, आते रहो, लाइव आते रहो। तो चलिए जी, आइए फिर शुरुआत करते हैं एक और सेशन की। और सेशन है हमारा बड़ा ही खास, डीसी सर्किट एनालिसिस। डीसी सर्किट एनालिसिस बहुत ही खास ये टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। और विद्यार्थियों, बहुत ही सवाल आने का चांस इसमें रहता है। और ये वादा रहा आपसे कि जब ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा जब ये चैप्टर मैं समाप्त करूंगा तो बच्चों, आपने अगर खुशी से ये नहीं कहा कि सर ये चैप्टर इतना आसान था क्या, तो भाई बताना आप मुझे। तो चलिए जी, अपना शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अच्छा, आवाज नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी बात है। यहां से तो जा रही है। बेटा, एक होते हैं हमारे पास में स्वतंत्र स्रोत, जिन्हें आप कहते हो इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या कहते हो बेटा? इंडिपेंडेंट सोर्स। जो हमने स्वतंत्र स्रोत जो लिखे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स जो लिखे हैं, इनमें देखिए बेटा क्या क्या रहेगा। इनमें देखिए क्या क्या लेना है। प्यारे बच्चों, चलिए आइए फिर शुरू करें, कर दे धमाल। चलो जी, आ जाओ। तो देखिए बेटा, एक होते हैं हमारे पास में स्वतंत्र स्रोत, यानी कि हम कहें इंडिपेंडेंट सोर्सेज। प्यारे बच्चों, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि इनका वैल्यू किसी अन्य से डिसाइड नहीं होता। वो अपने आप में एनर्जी को डिलीवर्ड करने की क्षमता रखते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स। जब हम लोग ये कहें कि देखिए जी, इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है कि जो सोर्स स्वयं में अपने आप में ऊर्जा को डिलीवर करने में सक्षम होते हैं,
वह स्वतंत्र स्रोत या स्वतंत्र सोर्स कहलाते हैं। ओके जी, कहलाते हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। जैसे हम बात करें, हमने कहा जी एक होता है हमारे पास में इंडिपेंडेंट वोल्टेज, एक होता है हमारे पास में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, स्वतंत्र विभव स्रोत। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप ये देखते हैं बेटा प्लस और माइनस, ये जैसे आपने बैटरी, ये देखते हैं आप इस तरह का सिंबल, अच्छा जी सर, हाँ देखा तो है। या फिर ये कहलाता है डीसी वोल्टेज सोर्स बेटा, लेकिन है स्वतंत्र। जैसे कई बार आप ये लगा हुआ देखते हैं, इसमें सिंबल ये लिखा है, समझ जाइए, घबराना नहीं। ये हमारे पास में हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा बेटा एसी वोल्टेज सोर्स के लिए बेटा सिंबल। ये हमारे पास में हो जाएगा एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल। हमने कहा ठीक है सर। जैसे बच्चों हम ये कहें कि ये क्या है, ये एरो, ये हो जाता है हमारे पास में करंट स्रोत का सिंबल, करंट सोर्स का सिंबल। ठीक है सर, ओके जी। तो ये तो हमारे पास में स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने लिख लिया। चलो इसे अलग ही बनाएंगे। ये हमारे पास में क्या है देखिए, स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत। अगर हम लोग ये कहें बेटा कि एक हमारे पास में है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बजाय इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तो देखिए बेटा हम क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके सर। प्यारे बच्चों ये दिमाग में रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट ये कई बार पहचानने को भी आ जाते हैं। चलो चाय पी लो जरा। जैसे ये हमें मिल जाए या कुल मिलाकर ये हमें दिख जाए, बेटा ये टेंशन नहीं लेना कि सर ये तो तीर बस दिखाया है, ये हमारा लेकिन स्वतंत्र धारा सोर्स है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सही है सर, बढ़िया है। प्यारे बच्चों ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जो हमारे स्वतंत्र स्रोत है उनमें अपने आप में एनर्जी को डिलीवर करने की एक क्षमता है। आपने कहा जी चलो ठीक है सर, मान लिया, हमने लिख भी दिया। अब देखिए जरा कुछ हम बेसिक सवाल को जानते हैं, कुछ छोटे छोटे एक दो यहां जरा सवाल भी लेकर देख लेते हैं। हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि मान लिया मैंने आप लोगों से एक सवाल ये कर लिया कि ये माइनस है और ये प्लस है, ये बड़ा ये पॉइंट ये दे रखा है हमें, अरे भाई पढ़ लो, नहीं दिख रहा है तो भाई हम क्या कर सकते हैं भाई। हमें ये दे दिया जी और हमें कहा जी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अगर बेटा आपको ये कहा गया हो, मैंने कहा कि यहां से धारा का सिंबल ये बनाया है, अच्छा जी तो क्या किया जाए सर, मैंने आपसे कहा
यह सोर्स ऊर्जा को, ये देखिए जी, तो अब हमने ऑप्शन ए में लिखा खपत कर रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डिलीवर कर रहा है, ये स्रोत ऊर्जा को डिलीवर कर रहा है या खपत कर रहा है। और सी हमें दिया है कि ना तो खपत कर रहा है और ना ही डिलीवर। हमने कहा कि ए व बी दोनों गलत है, दोनों गलत है। डी ए व बी दोनों सही है। ए व बी दोनों सही है। तो इनमें से ये बताइए बेटा कि आप क्या उत्तर करते। आप कहते देखिए सर हम ये बेसिक बिंदु जानते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी बेटा। अगर पॉजिटिव से बाहर, अगर बेटा पॉजिटिव से बाहर ये करंट दिखाया गया है, पॉजिटिव से बाहर यदि करंट बेटा जाएगा तो इसका मतलब है ये ऊर्जा को डिलीवर कर रहा है, यह ऊर्जा को डिलीवर कर रहा है। क्या कह रहा है? ऊर्जा को डिलीवर कर रहा है। अब बेटा देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक और छोटा सा सवाल हमने ले लिया। हमने ये कहा इसी में, ये देखिए माइनस है ये प्लस है, हमने धारा की दिशा ये दिखाई है बेटा। हमने कहा कि दिया गया वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज सोर्स ऊर्जा को, ऑप्शन ए खपत कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ए व बी दोनों गलत है, ए व बी दोनों सही है। तो जब भी बेटा, जब भी कभी ये पॉजिटिव से अंदर दिखेगा तो हमें कहना है कि ये खपत कर रहा है। क्या कर रहा है? खपत कर रहा है। अच्छा जी, चलिए प्यारे बच्चों, और छोटा सा सवाल हमने देख लिया। हमने कहा जी, ये सवाल आ चुके इस तरह के, ये बेटा 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है। ये परसों भी बताया था जिस दिन क्लास शुरू की थी। हमने कहा कि ये 10 ओम है। हमने कहा दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में I का मान ज्ञात कीजिए। बता सकते हैं क्या? I का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा I का कितना मान होगा? बताइए जी, I का कितना मान होगा? दिए गए परिपथ में I का मान ज्ञात कीजिए। बताइए जी। तो देखिए हमने कई बार बेटा ये सिखाने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि I बराबर में ये देखना है शुरुआत कहां से है। देखो 5 भी होगा,
हमने, चलो ऑप्शन बनाते हैं, नहीं तो तुम तुक्का मारोगे ही मारोगे। अब खेल शुरू होता है। हमने कहा 5 एम्पियर, बी -5 एम्पियर, सी 10 एम्पियर, डी 0 एम्पियर। बताओ बेटा कितना होगा। अब बताइए ऑप्शन में सही कौन सा है। अब फंसोगे तुम। 5 भी दिया है, -5 भी। जो 5 कह रहा है उसने आज तक नंबर 1 की क्लास से अब तक नहीं देखी है और नहीं देखी है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इस सीरीज को रेगुलर देख लो, बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत ही आवश्यकता है। हम देखिए क्या कह रहे हैं। आई बराबर में जहां से शुरुआत है, शुरुआत कहां से है? 5 से है, 50 से, और समाप्ति है बेटा 100 वोल्ट पर। तो जहां पर समाप्त होता है उसका अपोजिट लिखना होता है। तो -100 और बटे में प्रतिरोध कितना जी? 10। तो -50/10 कितना हो गया? -5 एम्पियर। तो बेटा ये हमें मिल गया यहां सही आंसर। देखिए -5 एम्पियर। चलिए जी ध्यान देंगे, क्योंकि जो पुराना पढ़ा दिया उसमें भी तो चेक करता रहा हूं कि तुमने क्या किया है। बेटा ये 2 ओम दिया है, ये 5 एम्पियर है। मैंने ये कहा है कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप V। हमने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप V का मान ज्ञात कीजिए, V का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा कितना होगा। हमने कहा जी ऑप्शन ए 10 वोल्ट, ऑप्शन बी -10 वोल्ट, ऑप्शन सी 5 × 25 दूनी 50 वोल्ट, ऑप्शन डी 20 वोल्ट। बताइए बेटा, ये रहा आपका सर। बताइए बेटा, आंसर प्लीज, आंसर करिएगा कितना होगा। देखो मैं यही बोल रहा हूं, मेरे लिए दुख की बात तो यही है कि जो पढ़ा दिया ना तुम उसको भी नहीं पढ़ रहे। आपको ये हरकतें आपकी ले डूबेगी। अभी भी सीरियस हो जाओ। देखो कर रहे हो गलती एग्जैक्ट, और 10 वोल्ट आप पेपर में भी करके आएंगे, क्योंकि आपने क्लास को ना देखा ना क्लास को समझा। बस अध्यापक की तो बाद में तुम बुराई करोगे, क्योंकि यही हरकतें रहेंगी तो सवाल तुम्हारे गलत पे गलत होने हैं। हमने बहुत अच्छे से, परसों की क्लास की बात है बेटा, परसों में हमने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप में धारा सदैव पॉजिटिव से अंदर भेजनी है। तो अगर इस तरफ को ये 5 है तो पॉजिटिव से अंदर जाने का मतलब है -5 एम्पियर। तो V बराबर में -5 × 2 आप लिखते -10 वोल्ट। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, रेगुलर क्लास को देख लो, आपको आप जमीन पे आ जाओगे। रेगुलर देख लो, पढ़ लो। वह तो बहुत मुश्किल पढ़ा भी नहीं रहा आपको, हर एक चीज आपके पेपर के हिसाब से छोटी छोटी चीज बता के चल रहा हूं, लेकिन आप वही कर रहे हो कि बस पेपर आउट हो जाए। उल्टी सीधी तुमने रट्टा मार रखे हैं, आप खुद में कोई सुधार नहीं करना चाह रहे बेटा। चलिए जी फिर एक और न्यूमेरिकल। मैंने आपको कहा कि 1000 सवाल तो मैं तुम्हें हंसते हंसते वैसे ही करवा दूं। देखिए बेटा एक और छोटा सा सवाल लिया। हमें ये दिया है, जैसे ये दिया है 10 वोल्ट है जी, ये दिया है 2 वोल्ट और ये दिया है 8 ओम। आई का मान बताइए, आई का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी सर समझ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह, हाँ आप भी हो। हाँ आज भी डिटेल में बताओ भाई। अरे वाह,
आप लोगों के ना प्रणाम करने का और नमन करने का मन होता है, सब सच बताऊं तो ना, नमन करने का, पैर छूने का इच्छा होती है आप लोगों की ना। आप इतने महानतम लोग हो, इतने महानतम लोग हो ना, पैर छू जाने का मन होता है भाई आप लोगों के ना, है ना, पैर छूने का मन होता है भाई आपका। हाँ भाई, हमारा टाइम कहाँ फिक्स होगा, हम तो पागल आदमी भाई, तड़के से सांझ तक पढ़ा रहे भाई, हम तो पागल आदमी भाई। आपका टाइम और सब, अरे भाई अध्यापक तो दुनिया में है ही पागल भाई, बस तुम ही तो एक होशियार आदमी भाई। एक कह रहा डिटेल में भाई, परसों से यही तो पढ़ा रहा हूं तुम्हें, 10वां लेक्चर आ गया भाई। बिल्कुल नमन करने का इच्छा होती है भाई। क्यों है, तो मास्टर तो वैसे ही आगे कहीं से, बस वैज्ञानिक तो आप खुद हो भाई, और ABCD नहीं आती तब ये हालत है, जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं है। अब डिटेल भाई, परसों तुम्हें तरीके से डिटेल पढ़ाई, तब तो तुम्हें बुखार, सर दर्द, कभी पेट दर्द, तब तो तुम्हें ये था। क्लास तुमने देखनी नहीं, एक क्लास में गलती से आ जाओ, उसमें तुम चाहते हो कि वैज्ञानिक बन जाओ, आते ही कि बस आइंस्टीन की तरह लेक्चर देख लिया करो, है जी। एक बच्चा, अब प्लेलिस्ट आज हम कमेंट पे ध्यान देंगे, हम फिर आपको बताएंगे कि ये देखो, आज हम देखेंगे आपके कहते। देखो जी भाई, यहां देख लो, हमने कल बहुत अच्छे से समझाया कि भाई पॉजिटिव से अंदर ले जाना है इसे, तब जाकर ये वोल्टेज ड्रॉप का हमेशा मान रखना। तो देखो जी, हमने कहा बेटा 10 से शुरुआत, 2 पर समाप्त, -2/8, तो 8/8 बेटा कितना हो गया जी, 1 एम्पियर। कितना बेटा, 1 एम्पियर। कितना हो गया बेटा, 1 एम्पियर। चलिए जी, सीरीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा जो बच्चा उसको प्रॉपर नहीं देख के आएगा, रियली मैं बता रहा हूं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा, डेफिनेटली चीजें सीख पाएगा। चलो बेटा, हमारे पास में देखिए, ये तो स्वतंत्र स्रोत की हम चर्चाएं कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। और होते हैं हमारे पास में अब डिपेंडेंट सोर्स बेटा। डिपेंडेंट स्रोत का मतलब होता है, हाँ जी, डिपेंड करने वाले, डिपेंड करने वाले, यानी कि जो किसी अन्य पर निर्भर करते हैं। हम क्या कहें कि जो सोर्स किसी अन्य पर निर्भर करते हैं, किसी अन्य पर निर्भर करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, डिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है डिपेंडेंट, यानी कि दूसरे पर डिपेंड करने वाला। तो जो निर्भर स्रोत है बेटा, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के, ये पहचानने को आते हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक इनके जो साइन हैं, देखिए ये इस तरह के 4 सिंबल बने होते हैं बेटा, पेपर में फंसते हैं ये, ठीक है गुरुजी, ये पेपर में फंसते हैं। ये होता है इनका बेटा सिंबल, ये होता है, देखिए बेटा इनका सिंबल। ओके जी, बहुत अच्छी बात है साहब। बेटा जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया तो हम समझ गए कि ये वोल्टेज स्रोत हो गया, ये भी वोल्टेज स्रोत है। जैसे बेटा इसमें ये एरो लगा दिया तो समझ जाओ ये करंट सोर्स है। अच्छा,
जैसे अगर हम लोग, जैसे बेटा हम लोगों ने ये कहा कि यहां पर वोल्टेज लिखा है, यहां पर धारा रखी है, यहां पर वोल्टेज रखा है और यहां पर धारा रखी है। ओके जी। तो देखो ये है तो वोल्टेज स्रोत, लेकिन इसका मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वोल्टेज से। तो इसे कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड, ऐसे लिख लो, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज सोर्स बेटा, जिसे शॉर्ट में कहें तो VCVS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज स्रोत। देखिए जी, वोल्टेज लिख दिया ना, तो वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है और प्लस माइनस वोल्टेज स्रोत को ही दर्शा रहे हैं। अगर बेटा ये I लिखा है तो कंट्रोल किससे हुआ है? आप कहेंगे सर कंट्रोल हुआ है करंट से। तो करंट कंट्रोल्ड क्या है जी? करंट कंट्रोल्ड। ओके जी। और बेटा ये क्या है? कंट्रोल हुआ है करंट से। कंट्रोल किससे हुआ है? करंट से। लेकिन ये है क्या? ये है वोल्टेज स्रोत। क्या कहेंगे? वोल्टेज सोर्स है गुरुजी। तो इसे कहेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज स्रोत। ये देखकर बताने हैं बेटा आपको। अब देखिए जी, आप कहेंगे सर ये तो वोल्टेज से कंट्रोल्ड हुआ है। बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसका व्यवहार क्या है? सर इसका व्यवहार तो करंट सोर्स के जैसा है। तो हम कहेंगे कि देखो जी, ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज से कंट्रोल्ड या नियंत्रित होने वाला, जिसे हम कहते हैं विभव नियंत्रित। और यह है क्या बेटा? करंट स्रोत, यानी कि करंट सोर्स, करंट सोर्स। जैसे यहां पर आ जाइएगा, क्या लिखेंगे? देखिए, किससे नियंत्रित हो रहा है? नियंत्रित हो रहा है करंट सोर्स से, और है भी क्या? करंट सोर्स। तो हम लोग देखिए इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये क्या है? ये है करंट नियंत्रक, करंट कंट्रोल्ड और जी करंट सोर्स, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में लिखूं तो धारा नियंत्रक, धारा स्रोत। ये तो बेटा ये आ जाते हैं, आपको ये देकर पहचानने को आ जाते हैं कि यह कौन से सोर्स को प्रदर्शित किया करता है। ये दिमाग में रखने की आप लोगों को आवश्यकता है। बेटा अगर इन चार में से कोई सिंबल आ गया एग्जाम में, तो क्या आप लोग कर पाओगे? क्यों भाई बच्चों, अगर इन चार में से कोई सिंबल आ जाए एग्जाम में, कर सकते हो? कर सकते हो? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। चलिए भाई बच्चों, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे जरा। हमें यहां पर करनी है एक स्लाइड। चलिए जी जरा आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या किया जाए। आगे बढ़ें। देखिए ये रितेश सोनी जी किसी कोचिंग वाले ने भेजा हुआ है क्या दोस्त, या खुद ही कर रहे कोचिंग वाले, खुद आईडी बदल के लगे हुए? ऐसी हरकतें काहे करनी है?
अच्छा, हाँ, अरे वाह। चलिए जी, हमने सिर्फ, देखो भाई बच्चों, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको अपने ना भविष्य की कोई कद्र है, ना खुद का माता पिता के भविष्य की कद्र है, और ये यहाँ दिखता भी है। ना ही आपको कोई अध्यापक आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, आपके खुद से ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। तुम पढ़ने नहीं, तुम तो मजे लूटने आते हो। दुख भी होता है कि तुमने इस मेहनत को की कदर नहीं की, लेकिन मन नहीं होता ऐसे पढ़ाने का। रियली में बताऊं, मन भी नहीं होता, क्योंकि फिर अपने आप में ये बेइज्जती फील होती है यार बच्चों की। हमने एक चैलेंज लिया पढ़ाने का, बच्चे तो मजे लूट रहे हैं, परवाह ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं साबित है चीज कि जब जेब से कुछ जाता है तो पढ़ता है फिर। तो मुझे तो 3-4 दिन में ही ये पछतावा हो रहा है कि यार बच्चों क्यों ये चैलेंज लिया होगा। मैं सही बताऊं, क्योंकि जब कद्र ही नहीं है, कोई कद्र नहीं है, लगातार कोई कुछ लिखे जा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मजे लूट रहे अपना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मुझे 60 दिन में, तुम्हारे लिए मैं सीरियस इसलिए नहीं हूं, मैं सही बताऊं कि तुम कुछ होगा भी नहीं। रियली मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो, कुछ नहीं होगा ऐसे। और तुम एक जगह नहीं, सब जगह यही कदम मचाते हो। तुम्हारी आदत ये पक चुकी है। तुमने यूट्यूब को ना अपनी मौज मस्ती का अड्डा समझ लिया, पढ़ाई तो भूल गए तुम। लेकिन मुझे ये 60 दिन इसलिए फ्री देकर ये क्लास इतिहास रचना है कि जो रियल बच्चे हैं पढ़ने वाले ना, उनका नुकसान ना हो, जो मुझे रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। तुम लोगों की हरकतें हैं जो सपने में भी ना सोचे। इतनी आसान थोड़ा ही है नौकरी। बहुत समर्पण की जरूरत है बेटा, बहुत समर्पण। ठीक है जी, बहुत समर्पण की जरूरत है मेरे बच्चों, बहुत। मैंने पहले कहा भाई, बताओ भाई, मैं आके मजे तो कर नहीं रहा भाई, मुझे थकान लग रही थी बहुत ज्यादा। मैं सोचा अगर मैं रेस्ट करने लगा तो हो सकता है मुझे नींद आ जाए। इस वजह से मैंने कहा नहीं यार, मैं क्लास को शुरू करता हूं। आराम नहीं करता, क्लास शुरू करूंगा, आराम नहीं करता। इसका भी मुद्दा कीजिए, आपने टाइम पे नहीं ली क्लास। अच्छा, किसी का पीडीएफ का मुद्दा जी मिले ही नहीं। अब भाई मैं एक एक को घर देने तो जाऊंगा नहीं। तुम लोग वहीं सही रहते हो जहां तुमसे 5-7 हजार रुपए लेकर ना तुम क्लास के लिए तरस जाते हो ना, वहीं सही रहते हो तुम। तुम्हारा इलाज वही सही है। एक बच्चा लिख रहा है जी ऐप पे क्लास नहीं दिख रही। भाई कम से कम ये तो देखो, ऐप पे तुमने 1 रुपए का कोर्स लिया। पहले चीज तो वो कोर्स नहीं, एप्लीकेशन में 1 रुपया वो जो क्लास प्लस वाले मेंटेन करते हैं उनका होता है, मेरा भी नहीं होता। अच्छा जी, लिख रहे बच्चे हमने कोर्स ले लिया। अबे कोर्स का देखी कीमत 1 रुपया कहीं। कोर्स बोल के भी बेइज्जती कर रहे हो कि ऐप में दिख नहीं रहा जी। अरे पहले वीडियो की जानकारी तो ले लो कि ऐप पे करना क्या था। पीडीएफ दे रहा हूं ऐप पे, लोग पीडीएफ देने के भी 180 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो तुम लोगों को कद्र नहीं है चीजों की, तुम लोग उसी लायक हो। तुम अपने माता पिता को भी पागल बना रखा तुम लोगों ने।
पढ़ना नहीं तुम्हें, कुछ बोलता हूं पिछले 3 दिन में देखा होगा, तुम हिसाब लगा के देख लो, जिन्हें तुमने पैसे दे रखे ना पिछले 3 दिन में, ये देख लो नालायकों कि क्या इतनी क्लास मिली है। चौथा चैप्टर है मेरा ये, ऑब्जेक्टिव भी लगवा दिए, ये भी नहीं कह रहा बाद में, ऑब्जेक्टिव भी साथ में लगवा रहा हूं, साथ में पेपर भी सॉल्व करवा के चल रहा हूं। लेकिन कद्र नहीं तुम्हें, तुम इस लायक नहीं हो। बेचारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बेचारे पढ़ने वाले हैं, अरे यार उनको तो पढ़ने दे दो यार। कुछ ऐसे भी तो गरीब बच्चे यार जिन पे बस क्या ही बोलूं, जिन पे फॉर्म भरने तक की व्यवस्था नहीं यार। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो तुम मजे लूट रहे ना, जो तुम मम्मी पापा से पैसे लेके मजे लूट रहे ना, तो जीवन में इस चीज का देख लेना, भुगतोगे। और इसी पे नहीं, तुम लोगों ने सब पे यही गंद मचा रखी है। लेकिन बेचारों को, उनको तो पढ़ लेने दो यार, जिन पे रियल में फॉर्म भरने के भी पैसे दूसरे से उधार लेके फॉर्म भरेंगे यार 1000-1100 रुपए, तो ये उन लोगों के लिए है। कम से कम उनका तो भविष्य खराब ना करो बेचारों का, उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी यार। और मैं जेन्युइन अध्यापक हूं, मैं झूठ थपान ये बोल भी नहीं सकता ना, मेरे पास ये नौटंकी के कोई वो है भाई। मैं जैसा हूं मतलब हूं, क्लियर हूं। अरे यार तुम्हारे लिए कितने लोग ये लिख दे रहे कि हैं, क्या क्या नहीं लिख रहे यार लोग, धमका रहे लोग बाग कि दूसरों को मिटाने चले खुद मिट जाओगे, ऐसे ऐसे शब्द लिख रहे यार लोग तुम्हारी, कि चलो यार पढ़ाना है तो मतलब पढ़ाना है, 60 दिन इनके लिए जी जान लगा देंगे, और तुम्हें कोई कदर नहीं अपना। लगातार अच्छा खासा टॉपिक चल रहा है, पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है तो फिर मत पढ़ो। लेकिन बेचारों को यार, इन्हें जो पढ़ने वाले यार, इन्हें क्यों बर्बाद करने पे तुल रहे यार। अरे भाई तुम्हें नहीं देखनी क्लास, जब एक बच्चा लिख रहा है मुझे समझ नहीं आया तो भाई मैंने बुलाया समझ ले, अरे कहीं और जा, कहीं और तलाश कर ले समझना जहां। जब नहीं आया समझ में तो मैं थोड़ा ही बोल रहा हूं कि देख क्यों अड़ा पड़ा है भाई, बता। जब दिक्कत है तकलीफ है तो मत देखना, लेकिन बेचारों को उन्हें तो बर्बाद ना करो जिन्हें समझ आ रहा है, जो अपने माता पिता के कर्ज उतारने के लिए अपना कर रहे बेचारे। तो दिल दुखता है यार। कोई अध्यापक, कोई भी XYZ अध्यापक हो, कोई नहीं किसी बच्चे का बुरा चाहता। अब भाई मुझे सिलेबस पूरा नहीं करूंगा तो तुम ही लोग गालियां भी लिखोगे, कोई कदर नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे 50 चैप्टर पूरे करवा दिए ना तो तुम्हें 50 की कदर नहीं होगी। मैं गारंटी दे रहा कि कोई धन्यवाद तक भी बोल दे, तुम गालियां लिखोगे कि 10 चैप्टर नहीं हुए, 50 की मेहनत भी भूल जाओगे। ये हालत है तुम लोगों की। हमें क्या सच्चाई से रूबरू नहीं हूं मैं, ये हालत है रियल में आपकी। तुम्हें 55 चैप्टर करा दिए ना तो 55 के लिए धन्यवाद कहने की बजाय तुम गालियां लिखोगे कि 5 नहीं हुए थे। ठीक है, तो सब हरकतें पता मुझे। चलिए जी, अब जिसे समझ नहीं आ रहा वो बेचारा निकल ले पतली गली से, हाथ जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि अब मैंने कमेंट बंद कर दिए। अब कमेंट बंद कर दिए, अब बड़ा क्लियर है, वही पढ़ेगा जो बेचारा पढ़ने वाला है, जो क्रीम है, जो ये छिचोरे हरकतें करने वाला है ना, जो कमेंट करने के लिए इधर उधर से लोगों ने भेज रखे, सलाह करके गुट बना बना के, वो निकल लेंगे बेचारे। अब जो रियल क्रीम है वही रुकेगा, तब सिलेबस में निपटे आगे। देखो डिपेंडेंट जो सोर्स है बेटा, ये 4 प्रकार के हैं। ऑफलाइन में भी तो बच्चे आके बैठते हैं, सिर्फ सुनते ही तो है, वो बोलते नहीं तुम्हारी तरह, बकवास नहीं करते, और उनके भी समझ आता है बिल्कुल। बात तो वो है ना कि समझने में फोकस करोगे, कमेंट पे करोगे। ये 4 प्रकार के हैं डिपेंडेंट स्रोत। देखो बेटा, इसमें वोल्टेज लिखा है, इसमें ये वोल्टेज लिख दिया, तो इसे कहेंगे कि ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, कि वोल्टेज से कंट्रोल्ड हो रहा है जी। और ये प्लस माइनस ने बता दिया कि ये वोल्टेज स्रोत ही है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड और वोल्टेज सोर्स ही है। यहां देखो बेटा, इसमें प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, तो क्या है, वोल्टेज स्रोत तो है, लेकिन जो मान है वो किससे डिसाइड हो रहा है, वो हो रहा है करंट से। तो क्या है जी, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज स्रोत है। अच्छा भाई, अब यहां आ जाओ,
यहां आ जाओ जरा। तो बेटा देखो ये एरो लगा दिया, ये क्या है, ये है करंट सोर्स। क्या हो गया बेटा, करंट सोर्स। अब देखो ये करंट सोर्स तो है, लेकिन मान किससे निर्धारित हुआ जी, गुरुजी ये मान निर्धारित हुआ वोल्टेज से। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अच्छा जी, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है तो धारा स्रोत, लेकिन इसमें ये देखिए निर्भर किस पे कर रहा है, करंट पर। तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये 4 प्रकार के हमारे पास में डिपेंडेंट, यानी जिनका मान किसी अन्य पर निर्भर करता है, ये होते हैं हमारे पास में बेटा 4। अच्छा जी, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स की तुल्य, या वोल्टेज सोर्स का तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्य परिपथ देखना है जी, किसका, वोल्टेज स्रोत का। अच्छा जी, चलो देखो जी, और जी फिर चलेंगे जी धारा स्रोत पर। ठीक है जी, तो ये दिमाग में रखिएगा कि बेटा वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध, लास्ट टाइम यूपीपीसीएल में सवाल आ चुका है, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। क्या कहेंगे देखिए, कि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। हम क्या कहेंगे कि इसमें आंतरिक यानी इंटरनल, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है, श्रेणी में जुड़ा रहता है, श्रेणी में जुड़ा रहता है। इसमें आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। चलो जी ठीक है जी, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है, ये सवाल है जो पेपर में आ चुका है। अच्छा जी, फिर देखिए जो इसका मान आता है RIN का, श्रेणी या आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है बेटा। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान यहां होता है कम बेटा। ये किसके लिए है मामला, आप कहेंगे गुरुजी ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, ये किसके लिए है जी, वोल्टेज स्रोत के तुल्य परिपथ के मामले में हम बात कर रहे हैं गुरुजी। अच्छा जी, फिर देखिए बेटा आदर्श, फिर नेक्स्ट बिंदु क्या है, आदर्श वोल्टेज, आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए, आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है बेटा। क्या लिखा है कि आदर्श ये वोल्टेज स्रोत के लिए बेटा, आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए क्या होता है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य लिखते हैं। ठीक है सर, देखिए विद्यार्थियों, यदि हम आंतरिक प्रतिरोध के मान को शून्य लिखते हैं, यदि हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के मान को शून्य लिखते हैं, तो आंतरिक जो कंडक्टेंस होता है, जिसे हमने G से प्रदर्शित किया था, जो G होता है कंडक्टेंस, वो होता है 1/रेजिस्टेंस। तो 1/0 अगर हम रख दें
तो बेटा ये हो जाता है अनंत कंडक्टेंस। तो कई बार एग्जामिनर इस तरह का सेंटेंस भी लिख सकता है कि आदर्श स्रोत के लिए अनंत कंडक्टेंस होता है या फिर जीरो रेजिस्टेंस होता है। ये दोनों एक ही बिंदु को दर्शाते हैं बेटा, ये दोनों एक ही बिंदु को दर्शाया करते हैं। ओके, अब देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा कि विद्यार्थियों जैसे भी हम लोग कोई सर्किट बनाया करते हैं, अच्छा जी, अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं तो एक होती है ईएमएफ और एक होती है जी टर्मिनल वोल्टेज। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखना है, जैसे जो बैटरी की स्वयं में क्षमता ईएमएफ, ये आपको पढ़ा चुका मैं, ईएमएफ पहली क्लास का मैटर है भाई, ईएमएफ, वोल्टेज ड्रॉप, ये सब पढ़ाई है। अगर रियल में कुछ बनना चाहते हो, देखो सच में, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी, तो बेटा लेक्चर 1 से ही फॉलो करना है। 1 2 3 एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए आना है, तभी जाकर कुछ फायदा होगा। अन्यथा अगर आपने एक क्लास देखी बेटा, सीधे कुछ देखा नहीं, 10वीं पे आओगे कूद के, तो बेटा कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब 1 2 3 4 5 पढ़ के आओगे। नहीं तो अपने समय को बर्बाद ना करो, फिर कहीं और देख लो जहां पेपर सीधे आपको आउट करके आपको मिल जाता हो। कमेंट बंद पर रियली में जो पढ़ने वाला बच्चा है सिर्फ वही टिकेगा, जो वायरस है वो नहीं अपना समय खराब करेगा, ना दूसरे का करेगा। तो फिर से देख लो इंटरनल, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म करना है। हमने कहीं कोर्स में ये नहीं कहा कि हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, एक सीधी बात है। तो बेटा ये हमने ले लिया जी ईएमएफ, और विद्यार्थियों ये होता है आंतरिक प्रतिरोध मेरे सिरो, और यहां टर्मिनल पर ये टर्मिनल, ये हमने मान लिया V1 से प्रदर्शित कर लिया, ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा गुरुजी। भाई बहुत अच्छी बात है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। हमेशा दिमाग में रखना शेर और शेरनियों, क्या कि टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज सदैव, टर्मिनल वोल्टेज क्या है? आंतरिक प्रतिरोध तो है। टर्मिनल वोल्टेज सदैव ईएमएफ से कम ही होता है, कम होता है। टर्मिनल वोल्टेज सदैव ईएमएफ से कम होता है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया जी। टर्मिनल वोल्टेज सदैव ईएमएफ से कम होता है। अच्छा जी, फिर जरा ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल वोल्टेज सदैव ईएमएफ से कम तो हो गया, लेकिन यदि, अब नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे, अब नेक्स्ट बिंदु देखिए क्या लिखना है। यदि आंतरिक प्रतिरोध यानी RIN बराबर 0 हो, तो टर्मिनल वोल्टेज व ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज व ईएमएफ सदैव समान होते हैं। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बेटा 0 हो जाए, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि बेटा ईएमएफ V1 और ईएमएफ ये सदैव बराबर होगा। क्या? टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सदैव बराबर होगा। कब? जब इंटरनल प्रतिरोध का मान 0 ले लिया जाए तो, 0 ले लिया जाए तो। ये अपने दिमाग में रखना है सभी बच्चों को, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए भाई। यदि RIN 0 हो जाए, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बेटा यहां 0 हो जाए,
तो टर्मिनल वोल्टेज भाई अब सदैव समान होगा, सदैव समान होगा। चलिए जी फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा वोल्टेज सोर्स का तुल्य परिपथ की कहानी। नेक्स्ट चलते हैं धारा यानी करंट धारा सोर्स का तुल्य परिपथ। क्या करेंगे? तुल्य परिपथ देखते हैं सर। ओके जी, जरा देखिएगा धारा सोर्स का तुल्य परिपथ क्या है। धारा सोर्स का तुल्य परिपथ क्या है? धारा सोर्स का तुल्य परिपथ क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आंतरिक प्रतिरोध, इसमें आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है, समांतर में जुड़ा होता है, समांतर में कनेक्ट होता है, समांतर में जुड़ा होता है। इसमें आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, समांतर में देखिए कुछ इस प्रकार से, ये लगा दिया यहां, ये हो गया जी यहां इंटरनल, और ये लगा दिया यहां टर्मिनल। ठीक है जी, ये होता है तुल्य परिपथ। किसके लिए बेटा? ये होता है धारा सोर्स का तुल्य परिपथ। प्यारे बच्चों, आंतरिक क्या लगाया है? आंतरिक लगा दिया हमने समांतर में। अब ये ध्यान देना है आपको, ये बड़ा खास बिंदु है कि देखिए आदर्श धारा सोर्स के लिए, आदर्श धारा सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है तथा चालकता, प्रतिरोध का उल्टा क्या लिखते हो? तथा चालकता शून्य होता है, शून्य होता है। हम बड़े ही क्लियरली लिखेंगे बेटा कि देखिए आर का मान, जो आंतरिक प्रतिरोध है अनंत है, तो जो कंडक्टेंस है चालकता बेटा वो 0 होगा। किसके लिए देखेंगे? ये हम लोग देखेंगे, देखिए आदर्श सोर्स के लिए। ये हम लोग किसके लिए देखेंगे? आदर्श धारा स्रोत के लिए देखेंगे, आदर्श धारा स्रोत के लिए देखना है। अब हमें ये समझना है, ये चलना है। देखिए जी, बहुत ही खास 2 बिंदु है, अगर दिमाग में रखोगे तो फायदा होगा, और भाई नहीं रखेंगे तो भी फायदा ही होगा भाई, है कि नहीं? क्या है कि हमने जो 2 प्रकार के सोर्स पढ़े हैं ना, याद ये रखना है कि वोल्टेज सोर्स में आंतरिक सीरीज में लगेगा और आदर्श के लिए आंतरिक शून्य हो जाएगा। ठीक है सर। धारा सोर्स का तुल्य या कहें आंतरिक प्रतिरोध समांतर में लगेगा, कहां कहां? समांतर में जुड़ा होता है, और आदर्श के लिए आंतरिक का जो मान है, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो अनंत होता है, वो अनंत होता है तथा चालकता शून्य होता है। ये अपने दिमाग में कर लीजिए सेट, ये अपने दिमाग में कर लीजिए जरा सेट। तो अब देखिए बहुत ही बेहतरीन बिंदु है बेटा, क्या इनसे संबंधित हम चलते हैं आगे। देखिए क्लास का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए, मेरे साथ में लिखते रहिए, मेरे साथ में चलते रहिए। दिमाग को जितना डाइवर्ट करोगे इधर उधर,
इधर उधर का क्लियरली मतलब है। कमेंट वमेंट लिखने में उतना ही तकलीफ आप लोगों की है, दिक्कत आपकी है बेटा। सिलेबस कम होगा, चीजें छूटेंगी, दिक्कत आपको है, मुझे नहीं। तो इसीलिए मैं प्योर टीचिंग करना चाहता हूं भाई। अगर आपको 1 घंटा पढ़ाऊं, 2 घंटे पढ़ाऊं, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही जोश आपके अंदर भरूं, आपका दिमाग इधर उधर जाएगा तो बेटा नुकसान आप लोगों का है, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। चलिए जी, तो ये धारा स्रोत की बात है। इससे पहले हमने वोल्टेज स्रोत की बात की थी। ये देखो, हमने यहां 2 बहुत ही खास बिंदु देखे हैं और भरे हैं। एक मिनट जरा, हेलो, चलो देखो भाई, 2 बहुत ही खास बिंदु है, लिख लो। क्या कह रहा है कि दो असमान यानी कि अलग अलग मान के आदर्श धारा स्रोत को कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब समझ लीजिए, क्योंकि श्रेणी में धारा समान होती है। अब वैज्ञानिक की तरह कुछ भी समझ लेना भाई, लेकिन देखो, अगर मैं ये कहूं कि इसमें यह है 10 एम्पियर और ये है जी 5 एम्पियर, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, याद रखना। दो अलग अलग मान के धारा स्रोत को कभी भी श्रेणी में नहीं जोड़ा जा सकता, श्रेणी में नहीं जोड़ा जा सकता। पहला बिंदु बहुत ही खास बिंदु है बेटा। आजकल वो भी सवाल ट्रेंडिंग में है कि कौन सा कथन गलत है। तो बेटा इस तरह के सवालों को अगर फोड़ के आना है ना, तो फिर जो रियल नॉलेज है ना उसे अपनाना पड़ेगा, जो रियल है उसको अपनाना पड़ेगा। क्या देखिए, 2 असमान आदर्श धारा स्रोत को कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता, याद रख लो। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान बह सकती है, अलग अलग नहीं, तो यह प्रैक्टिकली संभव नहीं भाई। कहां है नेक्स्ट बिंदु, देखिएगा बेटा, नेक्स्ट बिंदु पर आएंगे। 2 असमान आदर्श विभव स्रोत को कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता, कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जा सकता। किन्हें? अलग अलग मान के आदर्श विभव स्रोत को। जैसे कि हमने ये कहा है, आदर्श विभव स्रोत का मतलब ये अगर 10 वोल्ट है तो मेरे बच्चों 5 वोल्ट के साथ में इसे समांतर में नहीं जोड़ा जा सकता। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ये ऐसे जोड़ देना संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, याद रख लो, ये भी संभव नहीं है। तो बहुत ही खास बिंदु थे ये 2। अब देखो हमने क्या चीज पढ़ी अभी तक। अभी तक सिर्फ हमने ये पढ़ा कि भाई डीसी सर्किट एनालिसिस देख रहे हैं, कैसे कहां से शुरुआत हुई। एक हमारे पास है स्वतंत्र स्रोत। अच्छा जी, तो हमने कहा जो सोर्स अपने आप में ऊर्जा को डिलीवर करने में अपने आप में, कहा हमने अपने आप में सक्षम होते हैं, वह स्वतंत्र स्रोत कहलाते हैं, वह स्वतंत्र स्रोत कहलाते हैं। तो हमने कहा जी ये इस तरह से अगर दिखेगा तो डीसी वोल्टेज सोर्स ये अगर लगा दे तो इस प्रकार से एसी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स ये हो गया। हमने कहा कि यदि बैटरी के
बेटा पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से यदि धारा बाहर जाएगी तो ये डिलीवर करने का केस कहलाएगा। क्या? डिलीवर करना, देना ऊर्जा को। यदि बेटा पॉजिटिव से ये अंदर बहेगी, बेटा अगर ये पॉजिटिव से अंदर बहेगी तो हम कहेंगे कि यह खपत कर रहा है, यह खपत कर रहा है, यह खपत कर रहा है। ओके, यह खपत कर रहा है। वोल्टेज देखिए, आई का मान, बेटा आई का मान लिखते समय जहां से शुरू है वो सेम लिखना है, और जहां पर बेटा समाप्त होता है उसे लिखना होता है विपरीत। क्या कहेंगे? उसे लिखना होता है विपरीत दिशा में, उसे लिखेंगे बेटा विपरीत साइन के साथ में। 50 माइनस 100, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये तो सेम। समाप्त कहां है? प्लस के 100, तो क्या लिखेंगे बेटा? माइनस के 100। तो भाई यहां पर आगे माइनस 50/10। देखिए मैंने मंगलवार को क्लास में भी आपको यही कहा बेटा कि वोल्टेज ड्रॉप को सदैव तब कैलकुलेट करना जब ये धारा तुम पॉजिटिव से अंदर भेजो। कहां? पॉजिटिव से अंदर। तो बच्चों ने उत्तर 10 वोल्ट किया। देखिए हमें तो ये इस तरफ दे दिया, तो हम क्या करेंगे? हमें ये पॉजिटिव से अंदर करनी है। तो धारा अगर इस तरफ 5 एम्पियर है तो इस तरफ ये माइनस के 5 एम्पियर हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस के 5 एम्पियर। तो कितना हो गया? माइनस के 10 वोल्ट। फिर देखिए डिपेंडेंट सोर्स की बात करी बच्चों। हमने कहा कि जो सोर्स किसी अन्य पर निर्भर करता हो, किसी अन्य पर निर्भर करना। अच्छा जी, तो 4 प्रकार के हैं। हमने कहा ये वोल्टेज से कंट्रोल्ड होगा, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड साइन क्या दर्शा रहे हैं? वोल्टेज स्रोत दर्शा रहे हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये बताइए बेटा, ये करंट से कंट्रोल्ड हुआ है तो करंट कंट्रोल्ड प्लस माइनस बताएगा वोल्टेज सोर्स। यहां आ जाइए, वोल्टेज से नियंत्रित हुआ है तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बेटा यहां देखिएगा, यहां समझ लीजिए क्या है? करंट सोर्स कहां से नियंत्रित है? करंट से। तो ये हो गया हमारा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। हमने कहा कि तुल्य परिपथ बनाते हैं वोल्टेज सोर्स का, तो हमने कहा आंतरिक प्रतिरोध सीरीज में जोड़ना है। कहां बेटा? सीरीज में जोड़ना है। और हमने कहा आदर्श के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 ले लेना है। आंतरिक प्रतिरोध यदि 0 होगा तो बेटा जो कंडक्टेंस है वो अनंत आ जाएगा। किसके लिए? वोल्टेज सोर्स के लिए। हमेशा याद रखिए कि टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलेगी वो सदैव आपकी ईएमएफ से कम होगी, ईएमएफ से कम होगी। फिर देखिए जी, धारा स्रोत के लिए देखा हमने क्या है मामला। धारा स्रोत, इसमें आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है, और आदर्श के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्या कहेंगे? अनंत होता है। ठीक है सर। और चालकता शून्य होती है। फिर हमने देखिए ये बिंदु लिखा कि 2 असमान आदर्श धारा स्रोत, क्या 2 असमान अलग अलग आदर्श धारा स्रोत कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जा सकते। कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े जा सकते। ठीक है बेटा। फिर देखिएगा, 2 असमान आदर्श विभव स्रोत कभी भी समांतर में नहीं जोड़े जा सकते। ये भी चीज दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए बच्चों, 2 चीजें और बताना चाहूंगा कि देखिए हमने ये चीज पढ़ा है भाई, ये आज मैंने 1 बजे की क्लास में भी इसको आपके सामने रखा था। हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक शब्द होता है कंडक्टेंस, एक शब्द होता है कंडक्टेंस जिसे लिखते हैं चालकता। ओके जी, जिसे लिखते हैं चालकता, और बेटा जी से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या लिखते हैं कि यह प्रतिरोध का अपोजिट होता है या प्रतिरोध का विपरीत होता है। कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि यह
प्रतिरोध का उल्टा या विपरीत होता है, यह प्रतिरोध का विपरीत या कहे कि उल्टा होता है। अच्छा जी, उल्टा होता है, यानी कि हम क्या लिखें, जो धारा के बहने को आसान रास्ता प्रदान करता हो। तो भाई प्रतिरोध मुश्किल रास्ता दे रहा था या आसान रास्ता। जी बराबर में याद रखना 1 में आर होता है। बेटा इसकी जो यूनिट है ये बना दिया हमने ओम का उल्टा, या बेटा हम बनाएंगे प्यारे बच्चों इसके यूनिट को महो, या बेटा इसकी यूनिट को लिखेंगे हम सीमेंस। क्या लिखेंगे, सीमेंस लिखेंगे। बहुत ही खास हो जाता है। अब देखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को सेट रख लो, बहुत ही खास हो जाता है बेटा। देखो, जब भी आप कभी प्रतिरोध की कलर कोडिंग पर चलेंगे, जब भी आप कभी कलर कोडिंग पर चलेंगे, प्रतिरोध की कलर कोडिंग पर चलेंगे, तो हमें यह ध्यान देना है, ये फोकस करना है। देखो आर बराबर में भाई हम क्या लिखते हैं कि आर, जब भी हम कभी कलर कोडिंग पर चलते हैं तो आर के हमें 2 मान देखने को मिलते हैं। एक हमें ओरिजिनल और एक प्लस माइनस में टॉलरेंस। क्या मिलते हैं, टॉलरेंस। तो देखो एक काम करते हैं भाई, हमें आर के रेंज मिलती है कलर कोडिंग लिख के, क्योंकि आप लिखते तो हो ±10%, ±5%। तो देखो जी, हमें एक मिलती है न्यूनतम मान और एक मिलता है अधिकतम मान। एक न्यूनतम मिलता है और एक आपको अधिकतम मिलता है। अब क्या किया जाए सर, क्या करें इसमें? तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो जी है उसमें भी हमें न्यूनतम मान मिल सकता है। देखिए, और न्यूनतम मान लिखते समय यह ध्यान देना है कि जी मिनिमम 1/R मैक्सिमम करना होता है। यानी कि प्रतिरोध का मान यदि मैक्सिमम होगा तो जो जी है बेटा ये मिनिमम देखने को मिल जाएगा, ये मिनिमम देखने को मिल जाएगा। हेलो, ओके, अच्छा जी। और बेटा यदि हम जी के अधिकतम मान को चाहते हैं तो जी अधिकतम बराबर 1/R मिनिमम, 1/R मिनिमम। ये है जी जी मैक्सिमम और जी मिनिमम। चलो एक न्यूमेरिकल करके बताओ। सभी लोग शेयर करते रहेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो तो रियल में पढ़ेंगे भी और उनको मजा भी आएगा, और जो टाइम वेस्ट करने वाले थे उनसे वो भैया समय से पहले निकल लेंगे। हमने कहा ना, हमें सिलेक्शन की जरूरत है, कबाड़ाई की जरूरत नहीं है भाई। बड़ा क्लियर हो भाई, मैं तो, मेरा तो बड़ा क्लियर है भाई, जो दिल में है वो जबान पे है तुम्हारे साथ। इतना अपना मेरा कोई ये नहीं है कि कुछ घुमा फिरा के बात करो भाई। क्यों? पढ़ने वाले ही चाहिए भाई, उनकी कद्र भी सब जगह उनकी कद्र है भाई। जो पढ़ने वाले उन्हें मजा आएगा। चलिए जी, यहां से बेटा आगे चलते हैं विद्यार्थियों। एक छोटे से टॉपिक को और क्लियर करते हैं। इन सब पे मैं जो जो चीजें पढ़ाता हूं ना थ्योरी में, उन सब पे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ये सब करवाता हूं आपको मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करें, और बोल दिया करो कि इधर उधर का कुछ बात नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात होती है। अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो फिर चल लो बस। चलो भाई मेरे शेरो, यहां आ जाओ। देखो 2 बिंदु है भाई, भाई 2 चीज है। एक है नोड, क्या है बच्चों? एक है नोड और एक है बेटा जंक्शन। एक है नोड और एक है जंक्शन। अच्छा जी सर, ठीक है सर। क्या क्या है? एक नोड है और एक लिया है जंक्शन।
भाई चलो ठीक है, तो नोड की परिभाषा सुनिएगा, नोड के परिभाषा सुनिएगा। क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा कि जहां पर दो, कम से कम ये जरूरी है, दो, जहां पर दो या दो से अधिक बिंदु आपस में जुड़ते हों। क्या कह रहा है? जहां पर दो या दो से अधिक बिंदु आपस में जुड़ते हो वह बिंदु नोड कहलाता है। बड़ा स्पष्ट है बेटा। क्या कहा? जहां दो या दो से अधिक बिंदु आपस में जुड़ते हो वह बिंदु, या दो से अधिक एलिमेंट भी लिख सकते हैं भाई, चलो बिंदु ही लिख लो, जुड़ते हो वह बिंदु नोड कहलाता है। नोड पर यह धारा का बंटवारा, या नोड पर धारा का बंटवारा होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या लिखा हमने? जहां पर दो या दो से अधिक बिंदु आपस में जुड़ते हो वह बिंदु नोड कहलाता है। अच्छा जी, नोड पर धारा का बंटवारा होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं, मान लिया अगर हम ये कहें कि भाई एक तो ये हो गया, दो या दो से अधिक, बिंदु के बजाय तुम तत्व लिखो, ज्यादा बढ़िया मजा आएगा इस शब्द में। दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट आपस में जुड़ते हो वह बिंदु नोड कहलाता है। जैसे ये एक तो ये है, हाँ जी, और हमें एक और दे दिया जाए जैसे R1, तो हम देखिए क्या कहेंगे भाई, इस E से ये R1 जुड़ गया ना, तो हम ये कहेंगे जी ये एक नोड है। ठीक है, कभी तुम इसे भी कंसिडर करने लग जाओ, एक ही तो है E और R1, तो हम ये कहेंगे कि ये एक नोड बनाता है। या कुछ और सिंपल समझाता हूं, चलो और सिंपल समझाता हूं तुम्हें। हमने ये कहा कि देखो कम से कम कितनों एलिमेंट या कितने एलिमेंट की जरूरत है। जैसे ये क्या है जी, प्लस और माइनस E। अब देखो मेरे शेरों और शेरनियों, अगर हम ये कहें कि भाई ये बिंदु सिर्फ दो बिंदु मात्र जुड़ने से, सिर्फ दो बिंदु मात्र के आपस में जुड़ जाने से नोड का निर्माण हो जाता है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नोड बेटा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नोड। अच्छा जी, चलो सर ये सही बात है। अब विद्यार्थियों हमने कहा जी जंक्शन बताओ, फिर दोनों में देखेंगे ना कि मामला हम कैसे सुलझाएं या कैसे भैया इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। फिर चलते हैं देखिए जंक्शन पर। आपको बता दूं केसीएल बेटा सदैव जंक्शन पर ही फिट हुआ करता है। केसीएल सदैव जंक्शन पर ही फिट हुआ करता है। समझ में आई बात? तो देखो भाई बच्चों आगे चलते हैं जी। क्या है गुरुजी मामला? क्या कहा? जहां तीन या तीन से अधिक बिंदु को एलिमेंट कर लो। हमने क्योंकि ऊपर भी एलिमेंट लिखा है या तत्व लिखा है, क्या लिखेंगे? हमने कहा जहां तीन या तीन से अधिक तत्व या एलिमेंट आपस में जुड़ते हों। अच्छा जी सही बात है सर, आपस में जुड़ते हों वह बिंदु जंक्शन कहलाता है। तो बेटा इसके लिए क्या शब्द है? मिनिमम या न्यूनतम कितने? दो। जंक्शन के लिए न्यूनतम कितने चयन करने हैं या सेलेक्ट? जी तीन। क्या कहेंगे कि जहां तीन या तीन से अधिक एलिमेंट या बिंदु आपस में जुड़ते हो वह बिंदु जंक्शन कहलाता है। जंक्शन पर सदैव धारा
का बंटवारा होता है। जंक्शन पर सदैव धारा का बंटवारा होता है। याद रखिए, नोड पर धारा का बंटवारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है, लेकिन जंक्शन पर सदैव धारा का बंटवारा होगा। क्योंकि बेटा जंक्शन का मतलब होता है तीन कम से कम एलिमेंट का जुड़ना, और तीन एलिमेंट में धारा का बंटवारा जरूर होगा। धारा का बंटवारा जरूर होगा और बिल्कुल होगा, कोई रोक नहीं सकता इसे। भाई क्या कह रहा है कि अब देखो भाई 3 2 से तो ज्यादा ही है, तो एक जंक्शन सदैव नोड बनाता है। क्योंकि देखिए कम से कम 2 और अधिकतम 2 3 4 5 6 कितने भी हो जाए, एक जंक्शन सदैव नोड बनाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि नोड भी जंक्शन बनाए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सारे के सारे जंक्शन नोड तो बना लेंगे, लेकिन सारी नोड जंक्शन नहीं बनाती। कैसे, देखो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मेरा कहने का यह मतलब है, ये रेलगाड़ी है भाई, ये है छुक छुक करती रेलगाड़ी। अच्छा जी, चलिए सर सही है, ये रेलगाड़ी है। अब हमने क्या कहा कि दो आपस में 2 ट्रैक को जोड़ने वाला, 2 रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाला, ये है रेलवे स्टेशन। अच्छा जी, रेलवे स्टेशन है ये। तो ध्यान से ये देखना है बेटा कि देखो जी नोड का तात्पर्य क्या था। हमने कहा कि कुछ ऐसा यहां पर देखने को मिला कि ये है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, ये ट्रेन इधर से आई और ये ट्रेन इस तरफ को अपना निकल गई जी। ये ट्रेन इस तरफ से आकर सीधी अपना इस तरफ को निकल गई। तो कहां, इसने कोई रास्ता तो नहीं बदला, इसने रास्ता तो बदला नहीं। तो हमारे लिए जो ये बिंदु है, ये बिंदु हमारे लिए क्या है, रास्ता नहीं बदलना। ये बिंदु क्या है हमारे लिए, तो कम से कम नोड तो बना ही देता है, कम से कम नोड का निर्माण तो कर ही देता है। लेकिन फिर आगे बढ़िए, जब हम बेटा जंक्शन को देखते हैं, हमने कहा कि ये ट्रेन जब आई तो ये ट्रेन का जो ट्रैक है, यहां हमने बनाया जंक्शन। तो हमारे पास में देखिए इस ट्रेन को एक से ज्यादा जगह भेजने की सुविधा उपलब्ध है। ये किसी भी तरफ अपना जा सकती है। जैसे कि हम ये कहें कि भाई ये ट्रेन अपना इस दिशा में चली जाएगी, ये ट्रेन इस दिशा में भी जाने की संभावना रखती है, ये इस तरफ भी जा सकती है। तो हम ये कहेंगे कि ये बिंदु हमारा जंक्शन बिंदु है, एक से ज्यादा जगह जाने की सुविधा इसमें हो जाती है। तो ये कहलाएगा हमारे लिए जंक्शन है जी, ये हमारे लिए क्या, जंक्शन। लेकिन देखो बच्चों, जंक्शन तो हो गया, जंक्शन में ये तो जरा सोचिए कि कम से कम 2 रास्ते, कम से कम 2 बिंदु तो अभी भी अवेलेबल है। क्या, आना और जाना, ये तो है ही है इसमें, ये तो कम से कम है ही। हाँ, और इसके अतिरिक्त एक ये भी है, ये भी है, और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, जंक्शन है। लेकिन ये नोड तो है, लेकिन ये जंक्शन नहीं है। ये बेटा जंक्शन तो है और साथ में ये नोड भी है, लेकिन क्यों, देखो कम से कम 2 तो है ही है। अब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तो भाई कम से कम 2 तो है ही, और फिर 4 हो जाए तो तब भी नोड तो बना ही रहा है। अब 3 या 3 से अधिक कितने चयन करें बेटा, 3 या 3 से अधिक, देखो हम क्या चयन करेंगे, जंक्शन। तो हमेशा याद रखिए कि नोड पर बेटा बताइए कोई धारा का बंटवारा हुआ क्या, तो जरूरी नहीं है कि नोड पर धारा का बंटवारा ही हो। इस नोड पे तो नहीं हुआ, ये वाली नोड है, यहां हो गया। तो नोड पर धारा का बंटवारा होना आवश्यक नहीं माना गया,
लेकिन ये जरूर माना गया है कि भाई देख, जंक्शन पे तो हमेशा होगा ही होगा बंटवारा, जंक्शन पर हमेशा बंटवारा होगा ही होगा। अब देखो भाई, इसी से आगे एक डायग्राम बनाते हैं जी, इसी से आगे एक डायग्राम बनाते हैं और आप लोग जरा बताइएगा कि इस चित्र में आपको कितने नोड और कितने जंक्शन दिखाई दिए हैं। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा। हम क्या लिखते हैं, ये हमें दिया गया है E1, अच्छा सर ठीक है, ये हमें दिया गया है R1, ये हमें दिया गया है R2, ये दिया गया है बेटा R3, प्यारे बच्चों ये दिया गया है R4, प्यारे बच्चों यहां चलते हैं आगे, ये दिया गया है हमें R5 और ये दे दिया हमें E2। मैंने कहा देखिए भाई हमें बताने हैं नोड व जंक्शन, इसमें क्या बताना है, नोड व जंक्शन बताना है। परिभाषा को पढ़िए, कम से कम कितने हो, बोलो भाई कम से कम कितने हो। आप कहेंगे गुरुजी कम से कम 2 हो, कम से कम की बात 2 हो, 2 से ज्यादा वाले तो बना ही लेंगे, लेकिन कम से कम 2 अगर हो जाए तो बिंदु हमारा नोड बन जाए। हमने कहा चलो भाई बढ़िया बात है, सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 या 3 से अधिक वाले हमारे जंक्शन बना लेंगे, ये भी सही बात है। तो हमने यहां पर छोटा सा एक काम कर लिया भाई बच्चों, हमने कहा जी नोड या जंक्शन गिनने हैं। अच्छा जी गिनते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये बताइएगा, ये 2 मिले हमें, एक हमें ये एलिमेंट मिल गया, एक हमें ये मिल गया। तो हमने कहा जी एक नोड तो ये है, हमने प्रदर्शित कर लिया N1 से। क्या कहा बेटा, N1 से प्रदर्शित कर लिया। फिर ध्यान दीजिए भाई 1 2 3, हाँ जी 2 या 2 से अधिक, तो ये भी नोड हो गया जी। अभी पहले नोड देखो, जंक्शन बाद में देख लेंगे। इसके बाद देखिए बेटा R3 R4 R5 3 हो गए, हम कहेंगे जी एक नोड ये भी बन गए, इसे भी मना नहीं किया जा सकता। सर देखो R5 और E2 एक नोड तो ये भी बन गए, इसे भी मना नहीं किया जा सकता। अच्छा अब जरा एक चीज को और देख लो, अब बेटा जरा ये भी ध्यान में रख लो कि नीचे भी तो सारे जोड़ रखे जे, ये सारे आपस में जुड़ ही तो रहे हैं नीचे, हाँ जी सारे एक साथ ही तो जुड़े हुए, हाँ जी जुड़ तो रहे सारे, अब बिना प्रतिरोध के जुड़ रहे भाई हैं, सारे एक साथ ही तो जुड़े हुए नीचे ये। तो ये सारे के सारे नीचे बनाते हैं रेफरेंस नोड, तो एक नोड नीचे कॉमन सबके लिए हो गई N5 यानी कि रेफरेंस नोड। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो रेफरेंस नोड हम लेते हैं उस पर सदैव 0 वोल्ट ही लेना होता है। क्या कहेंगे कि रेफरेंस नोड पर सदैव 0 वोल्टेज ही लेना होता है। अच्छा जी, तो नोड काउंट करिएगा बेटा, नोड काउंट करिएगा कितना होएगा, 1 2 3 4 और 5। तो हम कहेंगे कि इसमें हमें मिल गया जी नोड, नोड कितना मिल गया सर, हमें मिला जी 5। कितना मिल गया भाई, 5 नोड प्राप्त हो गया, चाहे गिन लो 2, हमें तो 2 या 2 से अधिक को देखो, एक ये भाई 1 और 1 2 एलिमेंट 2 से अधिक है भाई, ये भी नोड ये भी नोड ये भी नोड, और नीचे भी तो सारे जुड़ रहे, ये नोड जो नीचे जहां पर सारे बिंदु एक साथ जुड़ेंगे ये कहलाएगा रेफरेंस नोड, जिस पर होती है सदैव 0 वोल्ट। और बेटा ये हो गई 5वीं नोड। अब पकड़ेंगे जंक्शन को, अब किसे देखा जाएगा, अब देखा जाएगा जंक्शन का हिसाब किताब फाइनल किया जाएगा। अब चलो देखते हैं सर जंक्शन को कैसे लिखेंगे या क्या क्या करेंगे, हैं जी। तो देखो भाई बच्चों ये क्या जंक्शन बनाता है, आप कहोगे ना 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 बिल्कुल नहीं गुरुजी, 3 या 3 से अधिक जंक्शन, 3 कम से कम 3 होने चाहिए सर, 3 कम से कम। हमने कहा ठीक है भाई,
भाई बच्चों ये बताओ 1 2 3, हाँ जी ये बना जंक्शन नंबर 1। भाई ये तो सही है, जंक्शन नंबर 1 बन गया। अब आगे चलो जरा, R3 R4 R5 बेटा, हाँ जी 3 जुड़ गए, हाँ जी 1 2 3, 3 जुड़ गए, तो ये हो गया जी जंक्शन J2। ये भी बात सही हो गई। फिर आगे चले क्या गुरुजी? अरे नहीं भाई ये नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 2, ये नहीं होगा। अब देखो जरा, सारे के सारे नीचे भी तो जुड़ रहे, 1 2 3 4 सारे जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया जंक्शन तीसरा। तो बेटा इस चित्र में हमारे पास में नोड 5 है और विद्यार्थियों हमारे पास में जंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 3। जंक्शन कितना दिया गया है? जंक्शन दिया गया है 3। फिर से देखिएगा, एक मिनट जरा पानी पीते हैं। फिर से देखिएगा कि हमने क्या पढ़ा है। हमने कहा है कि नोड का मतलब होगा, नोड का मतलब होगा जहां पर 2 या 2 से अधिक तत्व या एलिमेंट आपस में जुड़ते हों, वह बिंदु नोड कहलाता है। नोड पर धारा का बंटवारा होना आवश्यक नहीं है। नोड पर धारा का बंटवारा होना आवश्यक नहीं है। ओके जी, नोड पर धारा का बंटवारा होना आवश्यक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, हमने कहा कि भाई कम से कम कितने हो? 2 हो, कम से कम 2, ज्यादा जितने भी हो जाए। अब जंक्शन में क्या कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक एलिमेंट या तत्व आपस में जुड़ते हो तो वह बिंदु जंक्शन कहलाता है। और जंक्शन पर सदैव धारा का बंटवारा होता है, और बिल्कुल होता है। एक जंक्शन पर सदैव धारा का बंटवारा होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। हमने बेटा एक न्यूमेरिकल को खींचा और न्यूमेरिकल के माध्यम से जरा जानते हैं बच्चों कि हमने क्या क्या चीजें करना है या किया है। देखिए N1 पर E1 R1 जुड़ गया, ये और ये दोनों जुड़ गए, ये हो गया N1 यानी नोड नंबर 1। इसके बाद में देखिएगा R1 R2 R3 N2 जुड़ गया, 3 जुड़े, तो 2 से तो ज्यादा ही है 3, हाँ गुरुजी N2 भी सही हो गया। इसके बाद में देखिए R3 R4 R5 तीनों जुड़ गए, सर एक और नोड बना ली N3। इसके बाद में R5 P2 जुड़ गए, सर एक और नोड बना ली N4। नीचे सारे जुड़े हैं एक साथ, ये बन गई N5, यानी कि जो नोड हमारे पास बन रही है वो है हमारी संख्या 5। अच्छा जी, जंक्शन की परिभाषा ये है, जंक्शन की परिभाषा ये कहलाती है कि 3 या 3 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ने चाहिए। क्या कह रहे हैं? 3 या 3 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ने चाहिए। 3 या 3 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये होता है, देखिए R1 R2 R3 तीनों आपस में जुड़ गए तो जंक्शन 1 बन गया। फिर देखिए R3 R4 R5 ऊपर तीनों एक साथ जुड़ गए तो ये हमें जंक्शन J2 मिल गया। नीचे बेटा सभी एक साथ जुड़े हैं तो ये जंक्शन J3 बन गया। चलिए ये तो नोड और जंक्शन की कहानी है। एक और शब्द आता है ब्रांच, एक और शब्द आता है बेटा ब्रांच या शाखा क्या होती है? एक और शब्द है ब्रांच या शाखा। गुरुजी ये क्या बीमारी है ये भी बताइएगा। ब्रांच व शाखा क्या है? तो देखिए जी, ये कह रहा है कि 2 नोड को जोड़ने वाला रास्ता ब्रांच कहलाता है। 2 नोड को जोड़ने वाला रास्ता ब्रांच कहलाता है।
क्या कहेंगे देखिए, इसमें इतना लिख लो, कहीं ना कहीं बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, जहां मुझे ब्रांच बतानी पड़ेगी, यहां थोड़ा ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। दो नोड को जोड़ने वाला, कुल मिलाकर जो दो नोड है उन्हें जोड़ने वाला जो रास्ता होता है वह शाखा बोलते हैं उसे। तो दो नोड को जोड़ने वाला जो रास्ता है वह कहलाएगा शाखा। चलो जी, इससे आगे बढ़ेंगे बेटा, अभी आ जाएगा ये भी, टेंशन ना लो, इससे आगे चलेंगे। देखिए मैंने हर एक चीज को तरीके से सिस्टमैटिक लिया है, कोई बच्चा सुनता रहेगा ध्यान से तो उसे आनंद आएगा। क्योंकि देखो कमेंट बंद करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पढ़ाने में और उत्साह आता है और मजा भी आता है, और जो पढ़ने वाला है वही टिकता भी है। जो बेचारे इधर उधर भ्रमण करने वाले ना, तो उनके बेचारों के जो खतरनाक कमेंट है जी, वो भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो अब वही टिकता है कि भाई कमेंट की सुविधा है नहीं, अब रुकेगा कौन? रुकेगा जो रियल तैयारी कर रहा है, जो दिखावा कर रहे वो नहीं रुकेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है ये है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट से। एक्टिव सक्रिय और अक्रिय यानी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट से देखते हैं जी क्या है मामला। क्या कहेंगे कि एक्टिव पैसिव एलिमेंट से देखते हैं कि मामला है क्या। देखते हैं जी एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से क्या मामला होगा। प्यारे बच्चों, देखिए जी क्या है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को जरा देखिए भाई। जो तत्व स्वयं में ऊर्जा को डिलीवर करने में सक्षम होते हैं, जैसे हमने कहा था इंडिपेंडेंट वाले, जो ऊर्जा को डिलीवर करने में सक्षम है वो कहलाते हैं, जो तत्व स्वयं हटा दो, जो तत्व ऊर्जा को डिलीवर करने में, कभी आप सोचो ये तो पुराने वाले लिख दिया इसलिए हटा दिया, मेन चीज है ऊर्जा को डिलीवर करने से। जो तत्व ऊर्जा को डिलीवर या देने में सक्षम होते हैं है जी, वह एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। वैसे मैंने लिखा भी था पहले, जैसे स्वतंत्र विभव वह स्वतंत्र धारा स्रोत। क्या क्या लिख रखा है? स्वतंत्र विभव व स्वतंत्र धारा स्रोत। उदाहरण भी दिए बेटा, जैसे डायोड, बीजेटी, फैट, मॉसफेट और एससीआर यानी कि सेमीकंडक्टर जो स्विच एलिमेंट है वो सब। ये क्या है देखिए, यहां तक लिखा हमने एक्टिव। क्या लिखेंगे बेटा कि जो ऊर्जा को देने में सक्षम है, जो ऊर्जा को डिलीवर करने में सक्षम है, देने में सक्षम है, वो कहलाते हैं बेटा एक्टिव। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जो तत्व ऊर्जा को डिलीवर करने में सक्षम होते हैं वह एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। स्वतंत्र विभव लिख दिया जी, स्वतंत्र विभव व धारा स्रोत तथा डायोड, बीजेटी, फैट, मॉसफेट और एससीआर, ये क्या है? ये हमारे स्वतंत्र विभव व धारा स्रोत, डायोड, बीजेटी, फैट, मॉसफेट एंड एससीआर, ये हमारे नॉर्मली एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में देखे जाते हैं। फिर देखिए प्यारे बच्चों क्या है, फिर क्या लिख रहा है और क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि जो तत्व ऊर्जा को सिर्फ खपत करते हैं, क्या कहेंगे कि जो तत्व ऊर्जा को सिर्फ खपत करते हैं वह पैसिव तत्व या एलिमेंट कहलाते हैं। जो ऊर्जा को सिर्फ खपत करते हैं, डिलीवर नहीं, जो डिलीवर कर सकते हैं वो कहलाएंगे एक्टिव। सभी विद्यार्थी चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं, है जी। जितने इलेक्ट्रीशियन का विद्यार्थी है हिंदुस्तान में वो सभी को आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, सब्सक्राइब
करवाना है। तो जो तत्व ऊर्जा को सिर्फ खपत करते हैं वह पैसिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है सर। तो ये देखिएगा, ये हो गया RLC ट्रांसफॉर्मर और ये लैंप, ये पेपर में कई बार आ जाता है। ये होते हैं हमारे पैसिव तत्व, ये होते हैं पैसिव तत्व। बेटा क्या क्या लिखे हैं कि जो तत्व, क्या क्या लिखा है बेटा, कि जो तत्व ऊर्जा को सिर्फ खपत करते हैं वह पैसिव तत्व कहलाते हैं। ओके जी, ठीक है सर। फिर देखिए बेटा, लीनियर, रेखीय, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट का क्या मतलब है। लीनियर और नॉन लीनियर का तात्पर्य होता है रेखीय और अरेखीय से। लीनियर नॉन लीनियर का तात्पर्य है रेखीय व अरेखीय से। देखिए भाई, रेखीय व अरेखीय से क्या तात्पर्य है गुरुजी, थोड़ा बताओ तो सही। देखो भाई शेरों और शेरनियों, जिन तत्व में इनपुट के साथ साथ आउटपुट में भी समान प्रकार से परिवर्तन होता हो वो तत्व रेखीय तत्व कहलाते हैं। क्या लाइन लिखी, देखिए बड़ी ही कमाल की लाइन लिखी हमने कि जिन तत्व में इनपुट के साथ साथ आउटपुट में भी समान प्रकार से परिवर्तन होता हो तो रेखीय तत्व कहलाते हैं। अच्छा जी। और जिन समान प्रकार से परिवर्तन नहीं होता वो अरेखीय कहलाते हैं। तो यहां पर जैसे हमने लीनियर को समझना है, ये गैप हमने इसलिए छोड़ रखा है, लीनियर को समझना है तो ये जो RLC ये रेखीय में ही आते हैं, ये लीनियर है। RLC क्या ले लिया, लीनियर। लेकिन देखो, हाँ जी, ये क्या हो गए, लीनियर हो गए। RLC हमारे लीनियर हमें मिल गए। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। तो बेटा ये याद रखिएगा कि L कौन से वाला, L वो लीनियर होगा जिनकी कोर एयर कोर होगी हवादार, एयर कोर वाला लीनियर होगा। अच्छा जी, अब लीनियर का मतलब समझाते हैं आपको बेटा। जैसे हमारे पास में यह है समय और यह है कुछ इनपुट, तो हमें यह दिया है कि इनपुट यहां से यहां तक बढ़ता है, फिर इनपुट यहां से यहां घटता है। ठीक है जी। तो वही तत्व रेखीय तत्व कहलाएंगे जिन तत्वों में बेटा ये इनपुट है, ये क्या है, ये हमने लिया जी आउटपुट, ये क्या है इनपुट, ये इनपुट है, ये हमने लिया जी आउटपुट। देखो भाई बच्चों, इनपुट और आउटपुट ये समझना है कि अगर इनपुट में बढ़ोतरी हुई है, अगर इनपुट में बढ़ोतरी हुई है तो आउटपुट में भी बढ़ोतरी हो। अच्छा, और यदि इनपुट में गिरावट आई है तो इसमें भी गिरावट आए। अच्छा जी। तो जब हम लोग इन दोनों को लेकर बेटा ग्राफ बनाएं, यानी कि हमने कहा जी इन्हें लेकर ग्राफ बनाने का मतलब है ये है इनपुट और ये है जी आउटपुट, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो क्या लिखेंगे कि जब हमने परिभाषा देखिए क्या लिखा है, जिन तत्व में इनपुट के साथ साथ आउटपुट में भी समान प्रकार से परिवर्तन होता हो वो तत्व रेखीय तत्व कहलाते हैं। अच्छा जी। तो बेटा हमने इनपुट में बढ़ोतरी कर दी बच्चों, हमने कहा इनपुट में बढ़ोतरी ये जी, तो भाई यही समान प्रकार से मेरे सिरों से न्यू आउटपुट में भी।
यदि हमने अब इनपुट में गिरावट कर दे तो यही आउटपुट में भी गिरावट कर दी। तो अब देखिए इनपुट आउटपुट के बीच में ग्राफ कैसा दिखता है। इनपुट आउटपुट के बीच में बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा रेखा के रूप में बेटा ऐसे। इसका मतलब है कि इनपुट बढ़ेगा, इस तरफ चलेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, और इनपुट अगर गिरेगा, कम होगा, तो आउटपुट भी गिरेगा। तो इनपुट आउटपुट के बीच में किस तरह का संबंध होगा, रेखीय होगा। अच्छा जी, क्या बताओगे, रेखीय। तो हमने उदाहरण लिए RLC, L लेकिन हवा कोर वाला, एयर कोर वाला। अब ये ध्यान दीजिए हमने लिखा भी है कि जिन में समान प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, हमने लिखा भी है कि जिनमें समान प्रकार से परिवर्तन नहीं होता वो अरेखीय कहलाते हैं, वो अरेखीय कहलाते हैं। आप कहेंगे अच्छा सर, देखो जैसे बेटा हम डायोड की बात कर रहे हैं तो वो अरेखीय हैं, बीजेटी की बात कर रहे हैं वो नॉन लीनियर है, अरेखीय है। SCR की बात कर रहे हैं, ये बेटा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर अभी आएगा। L इंडक्टेंस हमारा आयरन कोर वाला, देखिए बच्चा इंडक्टेंस को ये समझ के चलता है कि ये रेखीय है, लेकिन ये बहुत ही खास बिंदु है बेटा। L अगर इसके कोर हवा वाली है, एयर कोर है, तो एयर कोर होगा, और यदि इसकी कोर आयरन की बनी हुई है बेटा तो ये होगा हमारा अरेखीय। और साथ में बेटा ट्रांसफॉर्मर, साथ में ट्रांसफॉर्मर, ये कहानी है रेखीय और अरेखीय की। चलिए भाई फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। हमने कहा जो तत्व ऊर्जा को डिलीवर करने में सक्षम होंगे वो एक्टिव है। स्वतंत्र विभव, धारा स्रोत, डायोड, बीजेटी, फैट, मॉसफेट, SCR। जो तत्व ऊर्जा को सिर्फ खपत करेंगे वो पैसिव है, RLC। लीनियर का मतलब होता है जिन तत्व में इनपुट के साथ साथ आउटपुट में भी समान समय में समान प्रकार से परिवर्तन होता है वो तत्व रेखीय कहलाते हैं, अन्यथा वो अरेखीय कहलाते हैं। रेखीय में ये ले लीजिए और अरेखीय में ये। तो इनपुट आउटपुट के बीच में इनपुट बढ़ा आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट घटेगा आउटपुट घटेगा, तो ये इनपुट आउटपुट के बीच में जो संबंध देखने को मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलेगा हमें एक सीधी लाइन, रेखीय। चलिए भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये तो पढ़ा दिया मैंने, एक मिनट जरा, ये पढ़ा दिया हमने, ये तो हमारा यही हो गया। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया है। हमने क्योंकि ओम का नियम पढ़ा है, देख लो, पढ़ा था सुबह, ओम का नियम पढ़ाया तुम्हें तरीके से। हर एक चीज को, चैप्टर को पूरा शुरू करके बेटा अच्छे से खत्म करवाता लाया हूं। ऐसे नहीं कि ये पढ़ाया वो छोड़ दिया, ये कराया वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं किया बेटा। चलिए जरा किरचॉफ धारा नियम, अब हमारा है ये
किरचॉफ धारा नियम बेटा, किरचॉफ धारा नियम, जिसे हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। हम बेटा इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ये पेपर में पूछ लेता है, क्या है जी? ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम माना गया है। इसे किरचॉफ का पहला नियम के रूप में बेटा जाना गया है। ठीक है जी। तो देखिए ये पेपर में फंसता है बेटा, बहुत सिंपल है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्यार्थियों, केसीएल समीकरण की संख्या n-1, लेकिन याद रखना कभी गलती नहीं करना। n जो लेना है ना, n पता है क्या है? वो नोड लेनी है, वो नोड जो जंक्शन बनाती हो, जो जंक्शन बनाती हो। या चलो छोड़ो, आप सीधे लिख लो n का मान, सीधे जंक्शन की संख्या ले लो। और बताओ, मान लिया किसी में 3 जंक्शन है मेरे शेरों, तो वहां समीकरण बनेगी 2। कहीं 4 है जंक्शन, तो वहां समीकरण बनेगी 3। अब देखिए जी कहानी क्या है, ये नियम क्या दर्शा रहा है, क्या ये बता रहा है? ये नियम का कहना ये है, इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग, आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर है। किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग जाने वाली, आने वाली धारा का, आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है बेटा। क्या कहेंगे कि किसी भी नोड पर, क्या लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों? किसी भी नोड पर, किसी भी नोड पर न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे हल्के में मत लेना, इस पे, और ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। रमन सर मेथड सिखाऊंगा, तुम याद करोगे कि वाह गुरुजी क्या मजा आ गया, आनंद ही आ गया बिल्कुल। चले देखिए जी, हम क्या कहेंगे? किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि ये कोई नोड है, जैसे कि ये कोई नोड है, इस पर आने वाली जो धारा है, ये I1 ले लिया, इस पर बेटा जो आने वाली धारा है ये I2 ले लिया। देखो ये बाहर जाने वाली, ये जो एरो है ना, ये समझ लेना भाई, इधर से चली और इधर, ये एरो जो होता है ना, जैसे ये गया ये, तो इसका मतलब है इसके चलने की दिशा ये है एरो। ये ले लिया आपने I3 जी, ये अंदर की तरफ दिखा दिया, ये ले लिया आपने I4 और ये ले लिया I5।
लेकिन इसमें सुन जरूर लेना चीजों को ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। प्यारे बच्चों, हमने ये कहा कि आने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग है वो जाने वाले के बराबर है जी, जाने वाले के बराबर। अच्छा जी, आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर। तो इस नोड पर आने वाली धारा कौन कौन सी है? इस नोड पर बेटा आने वाली धारा कौन कौन सी होंगी, बताओ। तो हम कहेंगे जी, देखो गुरुजी, आने वाली का मतलब है कि ये है I1, जो आने वाली है वो एक तरफ रख लीजिए। ये है जी I2, ये अगर आ रहा है तो ये है जी I4, और बाहर जो जा रही है बाहर के I3 और I5, बाहर जो गई है I3 गई है और बेटा I5 गई है। तो आने वाली को एक तरफ लिखना है और जाने वाली को एक तरफ। देखो बाहर कौन सी गई है I3, बाहर कौन सी गई है I5। आने वाली को एक तरफ लिखना है और जाने वाली को एक तरफ लिखना है। ये है KCL का एक बेसिक स्टेटमेंट बेटा, ये है KCL का एक बेसिक स्टेटमेंट। आने वाली धारा एक तरफ, जाने वाली धारा एक तरफ लिखनी है। ठीक है जी, आने वाली धारा एक तरफ बेटा और जाने वाली धारा एक तरफ लिखनी है। तो जो आएंगी उनको एक तरफ लिख लो और जो जाएंगी उनको एक तरफ लिख लो। फिर से देखिए, किरचॉफ जो धारा नियम है, जिसे बेटा आप KCL के नाम से जान रहे हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ, इसे बेटा कहा गया है प्रथम नियम है जी। कहता भी है, किसे क्या कहा, तो ये से जाना जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो KCL समीकरण की संख्या n-1 क्या हो गया, देखिए n-1। n क्या है, नोड जो जंक्शन बनाती है, जंक्शन की संख्या। किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आने वाली को एक तरफ, जाने वाली को एक तरफ। चलिए जी, देखो चैट ऑन करिए, चैट ऑन करिए और वैज्ञानिक साहब तुरंत आ गए। अरे आप तो नासा के लिए बने हुए थे संजय कुमार जी, आप तो गलत ही TG2 की तैयारी कर रहे हो। नासा में जाना था आपको। फास्ट रिवीजन कराओ, स्लो कराओ, डांस करके कराओ, लेट लेट के पढ़ाओ, बस। ठीक है जी भाई बच्चों, बताइए चैट बंद करके सही रहा सेशन? पता भी नहीं चला मुझे तो सेशन का, 2 घंटे के समय हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटा 55 मिनट होगी भाई। क्यों भाई, टीचर के लिए ये जो आप करते हो वो जरूरी नहीं, टीचर के लिए जरूरी है उसकी टीचिंग। तो जिन्होंने सुना होगा ना उनको मजा आया होगा, और ऐसे में हम लोग उन लोगों से भी दूरी बना पाएंगे जो लोग क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं, है ना। बस ऐसे सुनोगे तो मजा आएगा, है ना। तो चलिए, एक और ये सेशन भी हो गया हमारा। ठीक है बेटा, ऐसे अपना पढ़ाई करते रहेंगे। और
बिल्कुल देखना कि भाई आपको कहीं ये फील तो नहीं आएगा कि गुरुजी ने हमारी क्लास कम ली। भाई आपको बहुत क्लास मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन में हमें समय दिया। हो सके तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 6:30 बजे फिर से क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।